नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। 2024 का आगाज हो चुका है, पहला महीना बीत चुका है। ऐसे में लोकसभा चुनाव ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया है। सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में रार तो सभी के सामने है। वहीं महाराष्ट्र में एनडीए के बीच सीट शेयरिंग को लेकर घमासान की खबरें आ रही हैं, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव से इस चुनाव के बीच सियासी उथल पुथल और जोड़ तोड़ के गणित ने पूरे महाराष्ट्र की सियासत को 360 डिग्री घुमा दिया है। ऐसे में अब सबकी नजरें महाराष्ट्र की सियासत पर जाकर टिक गई हैं, खासकर बिहार में हुए राजनीतिक खेला के बाद कि क्या अब नंबर महाराष्ट्र का है। देखिए रिपोर्ट। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। दो 2024 का पहला महीना खत्म होते हुए बिहार बीजेपी का काम पूरा, महाराष्ट्र भी नहीं रहेगा अधूरा। फडणवीस, शिंदे, पवार गठबंधन में सब ठीक या दरार। दो राज्य 88 टारगेट, ऑपरेशन लोटस सेट। बिहार वाला खेला, अब महाराष्ट्र वाला। 2024 का पहला महीना खत्म होते होते बीजेपी ने बिहार में सबसे बड़ा खेला कर दिया। आ रहे हैं, जाने दो, ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गए राम। राजनीतिक रंग बदलने में वो गिरगिटों का अच्छा मुकाबला कहीं के नहीं है कि अदालत में इनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, और अगर ये शुरुआत है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगला नंबर किसका लगेगा, अब आगे क्या होगा। तो जवाब है महाराष्ट्र। 2024 का आगाज होते ही एक बार फिर केंद्र की सियासी आबोहवा गर्म होने लगी। एक तरफ इंडिया गठबंधन फिर से एक्टिव मोड में आ चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का गठबंधन एनडीए भी अब 24 के रण को साधने में जुट गया है। हर राज्य में सीटों के समीकरण को साधने की कोशिश हो रही, और इसी कड़ी में इस बार एनडीए के लिए भी टेंशन 2019 के मुकाबले ज्यादा है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर कई राज्यों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, और उसी में एक राज्य है महाराष्ट्र। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। चुनाव को लेकर एक तरफ जहां सत्ताधारी बीजेपी ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमे यानी इंडिया गठबंधन में आपसी मतभेद भी दूर नहीं हो पाए हैं। यही नहीं, गठबंधन में शामिल दलों के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी तय नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से कई साथी पार्टियां दूरी बनाने लगी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गठबंधन से अलग होकर एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं, तो वहीं ममता बनर्जी ने भी अकेले चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने महाराष्ट्र को साधने के लिए एनसीपी और शिवसेना के टुकड़ों को जोड़कर सत्ता के सफर का जो फॉर्मूला तैयार किया, उसे एनडीए की चाणक्य नीति करार दिया जाता है। लेकिन विपक्षी दल इस जोड़ तोड़ की सियासत को चाणक्य नीति नहीं बल्कि कुछ और ही करार देते हैं। कि जिस पार्टी में वो चले गए हैं, अब बीजेपी में चले गए ना, मुझे लगता है, मुझे भी अब याद नहीं कौन से पार्टी में वो चले गए। वो सुशील मोदी जी का बयान में देख रहा था कि उनको कैसे गंभीर बीमारी से जूझ रहे। वो बीमारी है भूलने की बीमारी। उनको कल शायद जब दवा वगैरह खा लेंगे तो पता चलेगा मैं बीजेपी में आया हूं, तो वापस वो आ जाएंगे इंडिया में। बीजेपी ने जिस तरह से देश को तबाह कर दिया है, उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं की जाती है, यह भी सवाल आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा। और जो भी क्रांति बनी है वो महाराष्ट्र से बनी है, और हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर ये सोचा है कि अब संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में है, और जिसमें हमारा चौथा स्तंभ भी, उसको भी दबाया गया है। ऐसे समय में हम लोगों ने एक साथ आकर लड़ने का एक मानस हमने बनाया है, और पूरी ताकत के साथ हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। कहते हैं कि जो महाराष्ट्र जीतेगा वही राष्ट्र जीत लेगा।
क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र ही वो राज्य है जहां से लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें आती। महाराष्ट्र में लोकसभा के 48 सीटें, जिसे जीतने के लिए पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन इंडिया गठबंधन के बीच दरार की खबरों ने बीजेपी के लिए अपना मिशन महाराष्ट्र को आसान बनाने का काम किया, क्योंकि बिहार और बंगाल के बाद महाराष्ट्र में भी इंडी गठबंधन को लेकर खतरे की घंटी बज रही। महाराष्ट्र में भी शिवसेना और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक बात नहीं बन पाई। शिवसेना महाराष्ट्र में लोकसभा के 48 सीटों में से 23 सीटों की मांग कर रही, जिसे कांग्रेस ने नकार दिया। वहीं हाल ही में एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी के साथ जुड़े प्रकाश अंबेडकर ने यहां तक कह दिया है कि अब महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन नहीं बचा। हाल ऐसा है कि नीतीश जी अलग गए हैं, आप भी अलग जा रहा है, ममता बनर्जी अलग जा चुकी है। चौथा पार्टनर जो बचा हुआ था वो एसपी था। एसपी ने कांग्रेस को 11 सीट ऑफर की है, लेकिन कांग्रेस उससे संतुष्ट नहीं ऐसा दिखाई दे रही है, और इसलिए एसपी ने अपने 16 सीटों पर कैंडिडेट मतलब नाम डिक्लेयर किया। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये साथ में है, लेकिन उनका अनुभव देखते हुए हम लोग थोड़ा शांति से जाना चाह रहे हैं। ऐसे में बिहार के बाद अब बीजेपी के लिए महाराष्ट्र की सत्ता को साधना आसान माना जाने लगा है। वजह साफ है, बिहार में जेडीयू और आरजेडी के बीच फूट का एनडीए ने भरपूर फायदा उठाया, और अब महाराष्ट्र में शुरू हुई सियासी तकरार के बाद 24 के टारगेट 400 को साधने के लिए बीजेपी ने अपना मिशन महाराष्ट्र एक्टिव कर दिया। जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस में और टूट देखने को मिल सकती। कुछ दिनों पहले ही मिलिंद देवड़ा कांग्रेस को छोड़कर एनडीए में शामिल हो चुके। वहीं महाराष्ट्र के एनडीए सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में कई बड़े चेहरे पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसे लेकर अभी ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। 24 की तैयारियों के बीच बीजेपी ने महाराष्ट्र में मीटिंग्स के दौर की रफ्तार बढ़ा दी, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी ने 81% वोट शेयरिंग और 40 से ज्यादा सीट का दावा ठोक दिया है। अब ये संभव कैसे होगा, ये समझिए। तो महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करें तो महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा की 48 सीट आती है। इन 48 सीटों पर कब्जा करने का ऐसा गठबंधन महाराष्ट्र की जनता देख रही है, जिसकी कल्पना भी महाराष्ट्र के मतदाताओं ने कभी नहीं की होगी। शिवसेना का कांग्रेस और शरद पवार के साथ मिलना असंभव लगता था, लेकिन आज हकीकत है। अजीत पवार जिसे भारतीय जनता पार्टी जेल भेजने का वादा करती थी, आज भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग उनके पास है। महाराष्ट्र में पिछले 25 सालों में भाजपा और शिवसेना गठबंधन का मुकाबला कांग्रेस और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस के गठबंधन से होता था। महाराष्ट्र की राजनीति में दबदबा रखने वाले ये 4 दल अब 6 दलों में बढ़ चुके हैं। शिवसेना 2 हिस्सों में बंट गई है। आइए आपको ट्री के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र की सियासत अभी उलझी हुई है। ट्री के जरिए आप समझिए इंडिया गठबंधन में कौन कौन है। इंडिया गठबंधन में अभी जो सबसे बड़ा दल है वो कांग्रेस है। कांग्रेस के अलावा शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली ये शिवसेना है। एनसीपी ये शरद पवार वाली एनसीपी है, यानी 2-2 शिवसेना है महाराष्ट्र में और 2-2 एनसीपी हैं। इंडिया अलायंस में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी बने हुए हैं। एनडीए की बात कर लेते हैं। एनडीए का ट्री भी देख लीजिए आप। एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ा दल है और बीजेपी के बाद शिवसेना, लेकिन ये शिंदे गुट वाली शिवसेना है, यानी एक शिवसेना इधर है उद्धव ठाकरे वाली, दूसरी शिवसेना इधर है शिंदे गुट वाली। महाराष्ट्र की जनता कितनी कंफ्यूज हो रही होगी आप समझ सकते हैं। एनसीपी, यहां पे भी एनसीपी है, एनसीपी इंडिया अलायंस में भी है, एनसीपी एनडीए में भी है, लेकिन ये एनसीपी अजीत पवार यानी भतीजे की है। तो यहां पर महाराष्ट्र की जनता क्या फैसला लेती है, किसे असली शिवसेना मानती है, उद्धव ठाकरे वाली को या फिर शिवसेना शिंदे गुट वाली को जो है वो असली मानती है। ये बड़ी लड़ाई बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ चाचा भतीजा ने भी पार्टी में दो फाड़ हो गई है। शरद पवार जो किसी वक्त महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य गिने जाते थे, उनके पांव के तले ही भतीजे जो हैं पार्टी को दो फाड़ करके एनडीए में शामिल हो चुके हैं। अब लोकसभा चुनाव होंगे तब महाराष्ट्र की जनता को तय करना है कि असली एनसीपी कौन है, एनसीपी का नेतृत्व वह किसके हाथों देना चाहते हैं, पुराने दिग्गज शरद पवार को या फिर उनको धोखा देने वाले भतीजे
अजीत पवार को। तो यहां पर हालांकि कहा यह जा रहा है महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा खेला हो सकता है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, ठीक उसी तरह क्या शरद पवार भी यहां पर कुछ खेला कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी तोड़ने के बाद, धोखा देने के बाद चाचा भतीजे में कई बार मुलाकात हो चुकी है। औपचारिक और सामने से नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे दोनों मिलकर खेला कर चुके हैं। और कई बार यह आशंका भी व्यक्त की गई है कि महाराष्ट्र की सियासत में जो सारा खेला हुआ है उसके पीछे हो सकता है शरद पवार का ही दिमाग हो। लेकिन अब देखना ही है, लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। बहरहाल इंडिया अलायंस में कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी बने हुए 48 सीट हैं। किसको यहां पर बहुमत मिलता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीट के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा सीटें हैं तो वो महाराष्ट्र में ही है, 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी के लिए भी चुनौतियां कम नहीं, क्योंकि 2 की संगत और 3 की भीड़ वाली कहावत महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति पर पूरी तरह से लागू होती, जहां 3 दलों के गठबंधन सरकार है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली भाजपा, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी। महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों में जब से एनसीपी सरकार में शामिल हुई है, महाराष्ट्र में गठबंधन के भीतर प्रशासनिक स्तर और पार्टी स्तर पर खींचतान और दबाव साफ साफ देखा गया, जिसका एक पहलू यह भी है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बार बार लगातार दिल्ली के लिए दौड़ भाग करते रहते हैं। ऐसे में शिंदे और अजित पवार दोनों को संभालते संभालते बीजेपी 105 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद अपने सहयोगियों को संतुष्ट रखने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाने तक ही सीमित रह गई। और ऊपर से 2024 का चुनाव आ रहा है, जहां सबसे मुश्किल यह है कि इन गुटों के साथ आने से एनडीए का समीकरण भी बदल चुका है। 2019 के लोकसभा इलेक्शन के दौरान महाराष्ट्र में एनडीए में बीजेपी और शिवसेना के साथ साथ आरपीआई भी शामिल थी, लेकिन इस बार एनडीए में महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ शिवसेना का शिंदे ग्रुप और एनसीपी से अजित पवार ग्रुप की भी एंट्री हो चुकी। इसीलिए महाराष्ट्र में इस बार सिर्फ इंडिया नहीं, एनडीए की राहें भी आसान नहीं, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर अब तक स्थिति साफ नहीं। भले ही घटक दल सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हो, लेकिन भीतर खाने सीटों को लेकर टेंशन हाई। बीजेपी के सामने चुनौती इस बार बड़ी है, क्योंकि इस बार उसके साथ शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजित पवार गुट के साथ साथ 8 अन्य छोटे दल भी गठबंधन में है। ऐसे में सभी के साथ तालमेल बिठाकर सीटों का बंटवारा भी एक बड़ी चुनौती। तो क्या हो सकता है एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला? चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, माना क्या जा रहा है कि बीजेपी 26 सीटों पर लड़ेगी। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में बीजेपी 26 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि पिछली बार जब अविभाजित शिवसेना थी और उद्धव उसके अध्यक्ष थे, तब भी बीजेपी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 23 सीटें जीती थी। वहीं शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को 15 सीट देने का अनुमान है, क्योंकि शिवसेना अब 2 फाड़ हो चुकी और शिंदे गुट के खाते में 15 से ज्यादा सीटें जाती नहीं दिख रही। चाचा से बगावत कर सरकार में शामिल होने वाले एनसीपी अजित पवार गुट को 7 सीटें दी जा सकती है। महाराष्ट्र में बीजेपी भले ही बड़े भाई की भूमिका में हो, लेकिन एकनाथ शिंदे और अजित पवार उसके मुख्य सहयोगी के तौर पर हैं। महाराष्ट्र की 48 में से 23 सांसद बीजेपी के पास हैं, जबकि 2019 के चुनाव में 25 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। ऐसे में बीजेपी 2024 में कम से कम 26 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर सकती और बाकी 23 सीटें शिंदे और अजित पवार के खेमे को दी जा सकती। एक और अनुमान यह भी है कि बीजेपी अगर सहयोगी दलों को एडजस्ट करने की कोशिश करती है तो 24 सीटों पर खुद लड़ सकती और 24 सीटें सहयोगी दल के लिए छोड़ सकती। 24 सीटों में से 12 सीट एकनाथ शिंदे की शिवसेना और 12 सीटें अजित पवार की एनसीपी को मिल सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों में जब से एनसीपी सरकार में शामिल हुई है, महाराष्ट्र में गठबंधन के भीतर प्रशासनिक स्तर और पार्टी स्तर पर खींचतान और दबाव साफ साफ देखा गया, जिसका एक पहलू ये है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बार बार लगातार दिल्ली के लिए दौड़ भाग करते रहते हैं। ऐसे में शिंदे और अजित पवार दोनों को संभालते संभालते बीजेपी 105 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद अपने सहयोगियों को संतुष्ट रखने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाने तक ही सीमित रह गई। और ऊपर से 2024 का चुनाव आ रहा है, जहां सबसे मुश्किल यह है कि इन गुटों के साथ साथ आने से एनडीए का समीकरण भी बदल चुका है। जानकारों के एक गुट इसी गठजोड़ की राजनीति को मोदी सरकार के लिए जीत का समीकरण मान रही। अजित पवार के एनसीपी से बगावत करने का घाटा न सिर्फ शरद पवार को होगा, बल्कि बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है।
काही लोकांनी चालला घेतलं. अभिषेकाचं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात. तुम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात आहात का? तुम्ही सांगता आम्हीच राष्ट्रवादी काँग्रेस. एक तरफ कांग्रेस इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को बीजेपी के खिलाफ एक अम्ब्रेला के नीचे लाने की कवायद में जुटी है. इसके लीडर का अभी चयन नहीं हो सका है, लेकिन ये भीड़ कई बार तितर-बितर हो चुकी है. इसलिए शिवसेना और एनसीपी दो फाड़ में बंटने के बाद अब महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण बदल गए. दोनों पार्टी में एक एक धड़ा एनडीए से जुड़ गया. शिवसेना से उद्धव ठाकरे का गुट और एनसीपी से शरद पवार गुट इंडिया अलायंस में शामिल हो गया. महाराष्ट्र की जनता असली शिवसेना उद्धव ठाकरे और असली एनसीपी शरद पवार को ही मानती है. इसलिए कांग्रेस महाराष्ट्र में भारत न्याय यात्रा का समापन करने अपनी एकजुटता और ताकत दिखाने की कोशिश करेगी और पिछले चुनाव के नतीजों पर असर पड़ सकता है. 48 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस 20 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है, यानी वो 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. भले ही कांग्रेस पिछले लोकसभा चुनाव में एक ही सीट जीत पाई थी, लेकिन उसका वोट शेयर रहा था 16.4%. यही वजह है कि कांग्रेस शिवसेना के बराबर सीटों की मांग कर रही है. वहीं शिवसेना उद्धव गुट को भी 20 सीटें देने पर विचार किया गया. वहीं शरद पवार के एनसीपी की बात करें तो उन्हें 6 सीटें दी जा सकती हैं. हालांकि पिछली बार उनके 4 सांसद चुनकर आए थे, लेकिन पार्टी के टूट जाने की वजह से कांग्रेस उसकी कमजोरी का फायदा उठा सकती है. वहीं प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी को 2 सीटें दी जा सकती हैं, ताकि दलित वोट बैंक को साधा जा सके. हालांकि अनुमानित आंकड़े हैं. फिलहाल सीटों को लेकर कोई फैसला हुआ नहीं है, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर उसके मुताबिक यह संभावित सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो सकता है.